आज भूगोल इकाई 1 का अंग शक्ति ऊर्जा संसाधन नामक चैप्टर का लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यह चैप्टर सिर्फ 10वीं वर्ग के लिए ही नहीं, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अत्यंत नेसेसरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला सवाल पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तीन उदाहरण लिखिए। पारंपरिक मतलब जो परंपरा से जिसकी बातें चली आ रही हों वह पारंपरिक कहलाती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ये सभी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा अर्थात जिससे ऊष्मा प्राप्त होता है, जिसे शक्ति मिलती है और उस शक्ति के अनुरूप इंसान, वाहन या अन्य चीजें जो चलती हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। गैर पारंपरिक है, सूर्य, पवन, ये सब गैर पारंपरिक हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि सवाल बन सकता है कि सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी गैर पारंपरिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जवाब गैर पारंपरिक देना होगा। इसलिए आप इस चैप्टर में मौजूद जो भी प्रश्न हैं इनको बड़े ध्यान से देखिए और लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम बताना है। तो गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि। झारखंड के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताना है। झारखंड में कहाँ कहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत में पहला स्थान प्राप्त कर रखा है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ ये झारखंड राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम को लिखिए। कोयला का विभिन्न प्रकार, पहला एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, इन सब के विषय में यहाँ पे चर्चा किया गया है एक लाइन में, क्योंकि यह लघुतरीय प्रश्न है। यदि यह प्रश्न दीर्घोत्तरीय होता तो इसमें और भी अधिक चर्चा को बढ़ाया जाता, लेकिन आप इसके बारे में गहन अध्ययन कीजिएगा बुक के माध्यम से, क्योंकि आपको इसकी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेह, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन इत्यादि। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट एक जलायान है जो समुद्र के भीतर अरब सागर में तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। 4 तेल शोधक कारखानों के नाम एवं स्थान इस प्रकार हैं। डिगबोई, यह असम में स्थित है। बरौनी, यह बिहार में स्थित है। ट्राम्बे, यह मुंबई में स्थित है। कोयली, यह गुजरात में स्थित है। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? जल विद्युत उत्पादन के निम्नलिखित कारक हैं। नदियों में प्रचुर मात्रा में जल, नदी मार्ग में जल विद्युत उत्पादन, जल के तीव्र वेग, जल से विद्युत का उत्पादन होता है उसके धार से, जिसके विषय में यहाँ पे चर्चा की गई। अगला प्रश्न, प्राकृतिक जलप्रपात आदि मुख्य दशाएं, इनके उत्पादन की आर्थिक दशाएं। सघन औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक विकास, आबाद क्षेत्र जैसे बाजार, पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, ऊर्जा के अन्य स्रोत के प्रमुख हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंत। यह किन किन राज्य में है? तो हीराकुंड आपको बताना चाहूंगा मैं, उड़ीसा में है। तुंगभद्रा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में है। और रिहंत यह उत्तर प्रदेश में है। यह नदी घाटी परियोजना है। इसके विषय में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चर्चा किया जाएगा। मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मोनाजाइट का भंडार केरल के तटीय बालू में प्रमुखता से मिलता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी मिलता है। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? जैसा कि इसके शब्द से ऐसा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बहुउद्देशीय अर्थात बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो योजना तैयार की गई हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके तहत विद्युत का उत्पादन, बाढ़ जल नियंत्रण, पेयजल, पर्यटन, उद्योग इत्यादि का कार्य भी पूरा किया जाता है। मतलब एक योजना के तहत बहुत से उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का उपयोग करता है। इसके संसाधन भविष्य में समाप्त होने वाले हैं, इसलिए इन्हें समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। अतः इनका नवीकरण नहीं हो सकता। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति निम्न ऊर्जा से प्राप्त होता है, जैसे इल्मेनाइट, बेरिलियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट इत्यादि। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? जब फोटोवोल्टाइक सेल में प्रौद्योगिकी द्वारा बिना टरबाइन आदि के सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अर्थात सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा के कारण ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। यह भविष्य में उपयोग होने वाली ऊर्जा है। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? पवन ऊर्जा, देखिए यहाँ पे ऊर्जा की बात की जा रही है। आप हर पाठ का जो है उसे समझने का एक मूल मंत्र होता है। यहाँ ऊर्जा के विषय में ऊर्जा अर्थात शक्ति, ऊष्मा, जिसके कारण जो है ईंधन, जिसके कारण जो है कोई भी चीजें चलती हैं, जैसे कि विद्युत फैन विद्युत ऊर्जा के कारण चलता है। हम इंसान जो खाते पीते हैं उससे हमारे शरीर में जो शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब ऊर्जा, पवन से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, जल से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसकी चर्चा हमने आपको किया है, हमने आपको बताया भी है। सौर ऊर्जा, सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और अब पवन ऊर्जा की बारी है कि पवन ऊर्जा भारत के किन किन क्षेत्रों में प्राप्त किए जाते हैं। तो इसके विषय में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि जगहों पर पवन ऊर्जा की अनुकूल दशाएं हैं। अगला प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय अब शुरू होता है, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सोधारण पूर्वक कीजिए। शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर उपयोग के स्तर पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। सतत शक्ति, सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाहित जल इत्यादि सतत शक्ति के स्रोत हैं। समापनीय शक्ति कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विखंडनीय तत्व या समापनीय शक्ति है, अर्थात इसकी समाप्ति हो सकती है। कोयला, पेट्रोलियम, इसकी समाप्ति हो सकती है। उपयोगिता के आधार पर सौर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक ऊर्जा, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज इत्यादि आते हैं। गौण ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को गौण ऊर्जा कहा जाता है, जैसे कि विद्युत। स्रोत की स्थिति के आधार पर शक्ति ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, दहनशील शक्ति और अदहनशील शक्ति। दहनशील मतलब जो जल करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, और अदहनशील शक्ति जो बिना जले हुए भी ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। जैसे कि कोयला जलेगा तब उसमें से मतलब ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगी, और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि सब जलेंगे तब जाकर के इनसे शक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन प्रवाहित जल, पवन की लहरें, सौर शक्ति है, बिना जले भी ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। बिना जले ही यह ऊर्जा उत्पन्न करती है। शक्ति के स्रोत के समय के आधार पर शक्ति संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक शक्ति और गैर पारंपरिक शक्ति, जिसके विषय में हमने अति लघुतरीय क्वेश्चन में चर्चा की है। गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डाली। गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण के प्रकाश निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला झारखंड में भी गोंडवाना प्रकार का कोयला पाया जाता है, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है। दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों में जो है कितनी मात्रा में कोयला मिलती है, और किन राज्यों के किन क्षेत्रों में जो है कितनी मात्रा में कोयला मिलती है, और वह कोयला कितना
मूल्यवान होता है, इसके विषय में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषता को स्पष्ट कीजिए। कोयले का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला एंथ्रोसाइट कोयला। अब एंथ्रोसाइट कोयला सबसे उच्च किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। जलने पर यह धुआं नहीं देता और देर तक ऊष्मा प्रदान करता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। यह सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला है। दूसरा बिटुमिनस कोयला, वैसा कोयला जो अधिकतम गहराई पर दबा होता है, बिटुमिनस कोयला कहलाता है। यह वाणिज्यिक कार्यों के लिए लोकप्रिय है। यह मध्यम कोटि का कोयला है। लिग्नाइट कोयला, यह निम्न कोटि का भूरा कोयला है। इसकी भंडार तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेवेली, तमिलनाडु में नेवेली एक ऐसा जगह है जहाँ पे इसके भंडार मिलता है, जिसका उपयोग विद्युत बनाने के उपयोग में किया जाता है। पीट कोयला, पेड़ पौधों के अवशिष्ट और दलदल में दबे हुए होते हैं उन्हें पीट कोयला, जैसे कि पेड़ पौधा है या कोई मतलब जो दलदल में दब गया और दलदल के नीचे जो कोयला जो कार्बन प्राप्त होता है उसे पीट कोयला कहा जाता है। भारत में खनिज तेल के वितरण का विवरण दीजिए। भारत में मुख्यतः पांच तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी पूर्वी प्रदेश में कोयला के उत्पादन, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में तेल उत्पादन के क्षेत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। खनिज तेल मतलब जैसे कि पेट्रोल, डीजल इत्यादि, इन सभी को कैसे प्राप्त किया जाता है इसके विषय में इसमें चर्चा की। उत्तरी पूर्वी प्रदेश यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ 1886 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। लगभग 1 शताब्दी तक यह भारत का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि के विशाल तेल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्पादक डिगबोई, नहरकटिया, रुद्रसागर इत्यादि आते हैं। गुजरात क्षेत्र, गुजरात में भी तेल प्राप्त किया जाता है। बम्बई हाई चित्र, यहाँ भी तेल को प्राप्त किया जाता है। पूर्वी तट प्रदेश, आप इन सभी प्रदेशों के विषय में इन सभी क्षेत्रों को लिख करके आप पढ़ के समझ करके याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार इस बात से अवगत करना चाहता हूँ कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादातर आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ बन सकता है कि 56,000 बैरल तेल का उत्पादन इनमें से किस क्षेत्र में होता है। ऑप्शन दे सकता है बाड़मेर बेसिन, पूर्वी तट प्रदेश, मुंबई हाई क्षेत्र इत्यादि। तो आपको यहाँ पे बाड़मेर बेसिन आपको लगाना पड़ेगा, और यदि आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, तो आप आसानी से इसके सवालों का जवाब दे सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो ऑब्जेक्टिव पर आपको विशेष ध्यान देना होगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर कमांड रखना होगा। जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव पर आप तभी कमांड कर सकते हैं जब आपको लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर पूरा कमांड हो पाएगा। अब जल से कैसे विद्युत का उत्पन्न किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे भौगोलिक चर्चा की, मतलब भौगोलिक और आर्थिक स्थिति की चर्चा करना है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, जिससे उत्पन्न जल विद्युत शक्ति प्रदूषण मुक्त है। इससे जो जल विद्युत बनाया जाता है वो उसमें प्रदूषण नहीं होता। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर मात्रा की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल की तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात का होना अत्यावश्यक है। यदि नदी में जल की राशि अधिक हो और वह ढाल के माध्यम से गिरती हो, उसका वेग तीव्र हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पे टरबाइन लगा करके आसानी से जो है विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, जो पर्वतीय और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए आर्थिक दशाएं जैसे सघन औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यम, सघन आबादी क्षेत्र जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश इत्यादि की भी आवश्यकता है। इस प्रश्न को आप पॉइंट में भी बैठा करके आंसर लिख सकते हैं। भारत की किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए। भारत के 4 परमाणु विद्युत गृह, पहला राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, नरौरा परमाणु विद्युत गृह, कुल्लम परमाणु विद्युत गृह, इन सब के विषय में चर्चा यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, इन सब के विषय में टिप्पणी लिखना है। तो भाखड़ा नागल परियोजना यह सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में एक है। यह एक बांध है, परियोजना में बांध ही होता है, नदियों पर बांध बनाया जाता है और उसके हिसाब से जो है वहां से कार्य किया जाता है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर तक
है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ 4 शक्तिगृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगुवाल में और एक कोटला में, जो इससे 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड इत्यादि में लाया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना, यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तिलैया, मैथन, कुनार और पंचायत पहाड़ी में बांधकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। कोसी परियोजना, रिहंत परियोजना, हीराकुंड परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, ये सभी के सभी परियोजनाएं किसी न किसी नदी पर भारत में बनाए गए हैं और उस नदी पर बनाए गए बांध के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन बहुत उच्चतम स्तर पर किया जाता है और इसके द्वारा जो है लोगों को सिंचाई करने में भी सुविधा होती है। और इसके अलावा जो है बाढ़ की जो समस्या थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, उनसे भी लोग मतलब बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को देखा और इस तरीके से यह आज का यह प्रश्न पूरा होता है। और मुझे आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों को लिखकर और उसे अपने नोट्स में लिखने के बाद याद करने की पूरी कोशिश कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत होने पे कमेंट में जरूर भेजिएगा।